हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 11 प्रैक्टिस करने वाले हैं। कितना? प्रैक्टिस सेट संख्या 11। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। जिन दोस्तों ने और नहीं देखा है, जाइए प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि हम लोग आज 11वां करने वाले हैं। 4 और प्रैक्टिस सेट बच चुका है। इसके साथ साथ हम लोग अब अल्टरनेट सिस्टम से किरण पब्लिकेशन का भी लेके चलेंगे और उस प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी हमने कंप्लीट कर रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, रिवीजन कीजिए आप लोग। और वॉल्यूम 3 का भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आप लोगों को। तो चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न को जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी चैनल को अगर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जल्दी से अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी जो है कि आपको इसमें से नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अकाबा की खाड़ी। ठीक है, अकाबा की खाड़ी जो है ये आपको भारतीय क्षेत्र में नहीं पड़ता है। अदरवाइज कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और कच्ची की खाड़ी ये भारत के क्षेत्र में पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, अकाबा की खाड़ी है कहाँ? ये अकाबा की खाड़ी जो है आपको ये जो है कि लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में और अरब मुख्य भूमि से पश्चिम में एक बड़ी खाड़ी है। यह खाड़ी से लगे देश कौन कौन से हैं? इस खाड़ी से लगे देश हैं मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब। ठीक है, अकाबा की खाड़ी ये आपको भारतीय क्षेत्र में नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय देश है? इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है इनमें से? तो देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, बुल्गारिया जो है इनमें से एक ऐसा देश है जो कि आपको यूरोप का ये देश है। अदरवाइज आपको ध्यान दीजिएगा, सूडान, घाना और बेनिन ये कहाँ का, कि ये कौन से महाद्वीप का ये देश है? ये आपको अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ? अफ्रीका में ये बड़े नगर हैं अफ्रीका के, सूडान, घाना और बेनिन। और बुल्गारिया जो है कि आपको ये यूरोपीय देश है। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि 2021 के अनुसार पूछा जा रहा है कि ये कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24.62%। कितना हो जाएगा? 24.62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर की, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, 61.8%। ठीक है, 61.8% बिहार की साक्षरता दर है। इसे याद रखिएगा। बिहार से जो भी रिलेटेड प्रश्न आएगा उसको आप लोग को उस पर विशेष ध्यान रख देना है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको, क्योंकि हम लोग BSSC की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज जितने भी बिहार में जो आपको एग्जामिनेशन होते हैं और सेंट्रल लेवल पर भी सभी में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 61.8% है बिहार की साक्षरता दर, जो कि और स्टेट से सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 5 नंबर यहाँ से कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में। तो ध्यान दीजिएगा, 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, चेन्नई में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में? चेन्नई में। चेन्नई यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? तो देखिएगा, ये आपको मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, मसानजोर जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है? मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। मयूराक्षी नदी पर देखिएगा, ये जो बांध बनाया गया था 1955 में बनाया गया था। कब? 1955 में। अगर डेट पूछेगा तो डेट भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। 7 नंबर प्रश्न है कि किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है? ध्यान देंगे कि किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। तो 7 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुंबकीय भूमध्य। ठीक है, चुंबकीय भूमध्य स्थान पर जो होता है क्षैतिज होता है। अगला प्रश्न कहता है कि 8 नंबर यहाँ से देखिएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति निहित है। तो किस में निहित है? कौन जारी कर सकता है? 8 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये आपको शक्ति निहित है। दोनों के पास आपको ये शक्ति है कि जो कि आपको रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। ठीक है, ए और बी यहाँ से देखिए, 1 और 2 राइट आंसर
हो जाएगा यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, इसके साथ साथ जानेंगे कि उच्चतम न्यायालय जो है आपको, सर्वोच्च न्यायालय जो है, तो अनुच्छेद कितना के तहत आपको ये रिट जारी करेगा, तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जो जारी करेगा अनुच्छेद 226, याद रखेंगे दोनों, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आपको ये रिट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का, और उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट जारी करेगा। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि अधिकतम आपको विधानसभा में सीट कितने हो सकते हैं, तो 500, और सबसे कम 60 से होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अधिकतम 500 कह रहा है और कम से कम 60 सदस्य नहीं हो सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 9 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 170। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 170 के अनुसार। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों 10 नंबर के, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? ध्यान दीजिएगा, 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये, ठीक है। 2004 में। कब आया था? 2004 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए जो है आपको अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया था, तो 2004 में आया था। इससे पहले एक और डिटेल्स इसमें हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि 2003 में, ठीक है, 2003 में जो 89वां संविधान संशोधन हुआ था आपको 89 CA, ठीक है, जो हुआ था संशोधन, तो उसके द्वारा जो है कि राष्ट्रीय आयोग जो है आपको अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, जाकि जिसमें कि आपको राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है कि अनुच्छेद 338 है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है कि अनुच्छेद 338, और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि SC के लिए 338 और ST के लिए अनुच्छेद 338 के क में, ध्यान दीजिएगा, ये आपको किया गया था, दामक 2 आयोग बना दिए गए थे। और उसके बाद जो है कि 2004 में आपको ये राष्ट्रीय आयोग को अस्तित्व में आया था अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसके बाद 11 नंबर के, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो 11 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह कब आया था? 1978 में। कब? 1978 में, 78 है ये, 1978 में 44वां संशोधन, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न कहता है 12 नंबर यहाँ से, कि निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया? तो ध्यान देंगे, 12 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, तमिल, ठीक है, तमिल भाषा को। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णन किया गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 13 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 129। कितना हो जाएगा? 129। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि एक अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति का जब निर्वाचन जो होता है तब उसमें इनमें से कह रहा है कि कौन जो है कि भाग नहीं लेता है। तो 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। लोकसभा का जो गैर निर्वाचित सदस्य होता है वो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। अदरवाइज राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य लेता है ये, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, ये तीनों लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रंगराजन समिति से संबंधित है? रंगराजन समिति से संबंधित है। तो 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भुगतान संतुलन। क्या हो जाएगा? भुगतान संतुलन, ये रंगराजन समिति से संबंधित है। जनसंख्या नियंत्रण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या नियंत्रण स्वामीनाथन समिति से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति से जनसंख्या नियंत्रण संबंधित है, ठीक है। और अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध जो है कि जीएसटी से है। जीएसटी से कौन सी समिति का संबंध है? अरविंद सुब्रमण्यम समिति, ठीक है। सभी आप लोग याद रखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 16 नंबर की, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो कैसे की जाती है? 16 का देखिएगा, डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बटा में जनसंख्या।
यानी कि देश की जितनी आपको जो राष्ट्रीय आय जितना होता है, तो राष्ट्रीय आय बटा में देश की जितनी जनसंख्या है उससे भाग दे दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इनमें से कह रहा है कि आरबीआई का इनमें से कौन सा एक कार्य नहीं है। तो 17 का ए हो जाएगा दोस्तों साख सृजन। ठीक है, साख सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। इसका किसके द्वारा कार्य किया जाता है? वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। साख नियंत्रण, मौद्रिक नीति का निर्माण और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य, ये सब आपको भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है, लेकिन साख सृजन का कार्य नहीं करता है। साख सृजन का कार्य जो है कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। और वहीं ध्यान दीजिएगा 1935 में आरबीआई की स्थापना अगर पूछ देगा तो कब हुई थी? 1935, 1 अप्रैल 1935, ध्यान दीजिएगा। और नोटों का जो निर्गमन स्टार्ट हुआ था, आरबीआई किया था, तो 1938 से, इसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है कि 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। ये आपको ध्यान दीजिएगा। आपको अगर वहीं 10 के पावर ये 9 मीटर जो कह रहा है, ये किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और 10 के पावर -12 मीटर यहाँ पर जो दे रखा है, ये हो जाएगा 1 पिकोमीटर। और 10 के पावर -15 जो होता है 1 फेम्टोमीटर के बराबर होता है। सभी याद रखना आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो है कि एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। इनमें से ध्यान दीजिएगा, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड और यूरिया, ये तीनों जो है कि नाइट्रोजनी उर्वरक है ये। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 20 का बी हो जाएगा दोस्तों, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है अल्फा कण के 2 घन आवेश। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो क्या है? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अभिविन्यास से संबंधित है। ठीक है, किससे है? अभिविन्यास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है कि पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए जो विघटन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है 23 नंबर यहाँ से कि पेडोलॉजी निम्नलिखित वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी में यानी कि किसका अध्ययन होता है? तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे, इजी प्रश्न है। 23 का बी हो जाए दोस्तों, इसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। ठीक है, पेडोलॉजी में मृदा यानी कि मिट्टी। 24 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन है यानी कि मछली है? इनमें से वास्तविक मीन है यानी कि मछली है। इनमें से रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैटफिश। ध्यान दीजिएगा, 24 का डी हो जाए दोस्तों, कैटफिश। कैटफिश जो है कि आपको ये एक वास्तविक मीन है यानी कि मछली है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ से 25 नंबर यहाँ से कि पादप कली है। पादप जो प्लांट जिसको कहते हैं पादप कली है। तो 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, एक भ्रूणीय टहनी। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। 26 नंबर प्रश्न है अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रिक्तिका में होता है। कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है, अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है भोजन रिक्तिका में होता है। ठीक है, फूड कैजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को चुनिए। यहाँ पर देखिएगा, सही कथन को चुनना है। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न कहता है। तो 27 नंबर में देखिएगा, ध्यान देंगे हम लोग। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। ध्यान दीजिएगा, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं, पहला वाला तो आपका गलत है। सही कथन को चुनना है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
28 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है इनमें से। ध्यान दीजिएगा, एक अर्ग के बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है, बिल्कुल सही है। आपको एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये भी सही है आपका। एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, ये भी सही है आपका। इनमें से सभी सही सत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो किससे, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। देखिएगा, डी हो जाएगा आंसर यहाँ से आपका कि एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी कि एसी वोल्टेज को, यानी कि अगर हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में करने के लिए लो वोल्टेज में, और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करने के लिए इसका उपयोग होता है। यानी कि वही कह रहा है, उपचयन या अपचयन करने के लिए एसी वोल्टेज में किया जाता है ट्रांसफार्मर का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है इनमें से। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण इनमें से क्या है, तो 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि तरंग है। क्या है इनमें से, ध्वनि तरंग जो है कि अनुदैर्ध्य तरंगों का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न कहता है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि बड़ा जी कह रहा है, बड़ा जी एक नियतांक है जिसका मान होता है, तो यानी कि बड़ा जी का मान आप लोग याद किए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 31 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर होता है, ठीक है। सभी को याद होना चाहिए, फॉर्मूला काफ़ी फेमस है आपको। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, तो किस प्रकार की होती है लहरें। अगर हम किसी शांत जल में अगर पत्थर हम फेंकते हैं, अगर पानी में, तो अगर फेंकते हैं तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो लहरें उठती हैं वो कौन से प्रकार की होती हैं। तो 32 का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होता है ये, कि कैसा होता है ये, अनुदैर्ध्य भी होता है और अनुप्रस्थ दोनों तरह की ये लहरें होती हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आपको निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी, यानी कि सबसे कम किसमें होगी, अल्कोहल, पारा, कांच, हाइड्रोजन। यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, पहले हम लोग देखिएगा, इसमें से आप लोग को जानना होगा कि किसमें कितना आपको चाल होता है, ध्वनि की चाल। अल्कोहल में आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग देखिएगा हाइड्रोजन का जानेंगे। हाइड्रोजन में 1286 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, 1286 मीटर पर सेकेंड में होता है, सभी जानिएगा, मीटर पर सेकेंड में इसको मापा जाता है, 1286। ध्यान दीजिएगा, पारा में कितना होता है, 1450 होता है, कितना होता है, 1450। कांच में कितना होता है दोस्तों, कांच में 5640 होता है, सभी याद रखिएगा ये लोग, ये याद करना इंपॉर्टेंट है। और वहीं आपको देखिएगा अल्कोहल में होता है 1213, ठीक है, 1213, ठीक है। तो सबसे कम किसका हो गया इसमें से, सबसे कम पूछ रहा है, अल्कोहल इज़ द राइट आंसर यहाँ से आपको हो जाएगा, ठीक है। वहीं शराब का पीएच मान भी 1210 होता है, पारा का 1450 होता है, सब आप लोग याद रखिएगा ये लोग। 34 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ से दोस्तों कि निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। निम्न रंगों में विषम को, ऑड को यहाँ से पहचान करना है। 34 का देखिएगा, हरा, भूरा, लाल, पीला। ध्यान दीजिएगा, तो लाल, हरा, पीला, लाल, हरा, पीला, ये जो हो गया आपको प्राथमिक रंग हो गया। ध्यान दीजिएगा, भूरा यहाँ से अलग हो जाएगा, तो राइट आंसर आपको भूरा हो जाएगा, यहाँ से ध्यान में रखना है इसको। ध्यान दीजिएगा, इसको इस प्रकार से विषम किया गया है, लाल, हरा, नीला, पीला को, कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंगों में भूरा रंग नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको भूरा ऐसे ऑड हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, डी आंसर हो जाएगा, असीम रूप से उच्च होता है, असीम रूप से उच्च होता है इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध है। अगला प्रश्न है कि संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस एवं द्रव में। किसमें, गैस एवं द्रव में। 37 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिएगा, प्रश्न पहले हम लोग कर लेते हैं कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों टूट जाती है। आप लोग अक्सर चेक भी किए होंगे कि अगर फ्रिज में अगर बोतल को फुल भर के रखिएगा आप लोग, तो अगर फुल भर के रख देते हैं और उसको जमाते हैं तो बोतल वो फुल करके टूट जाता है, फट जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा, अब इसलिए आपको देखिएगा, पानी का जब जमता है तो उसका आयतन जो है कि बढ़ता है जमने पर, यही कारण होता है। 37 का ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा, पानी जमने पर फैलता है, इसी कारण से टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है इनमें से। देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, पहला ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रूप में होते हैं, सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तीनों सही है आपका ये, ठीक है। पहला वाला गलत था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल किया जाता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से पदार्थ का? 39 का देखिएगा सी हो जाएगा पारद वाष्प और ऑर्गन, ठीक है, यानी कि पारद वाष्प और ऑर्गन का यूज़ किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है, तो कैसा क्या होता है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 41 है सोमालिया की राजधानी कहाँ है? सोमालिया की राजधानी बी हो जाएगा मोगादिशु, ठीक है, मोगादिशु जो है क्या कुछ सोमालिया की राजधानी है। बुडापेस्ट ये किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बुखारेस्ट, बुखारेस्ट आपको ये रोमानिया की राजधानी है, ये रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, और किंशासा, किंशासा जो है कि ये कांगो की राजधानी है, और मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। 42 का देखेंगे प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत का स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है कौन सा ऊर्जा? 42 का देखिएगा बी हो जाएगा कोयला जो है कि आपको गैर परंपरागत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया था? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1990 में। कब किया गया था? 1990 में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना 1948 में, 1948 में हुआ था, ठीक है, आज़ादी के एक साल बाद, ठीक है, 1948 में हुई थी स्थापना। इसका आदर्श वाक्य क्या है? एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन है इसका, ठीक है। 45 से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कौन थी भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली? तो कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला थी, ठीक है। और इनकी देखिएगा मृत्यु पूछता है दोस्तों कल्पना चावला की, तो कब हुई थी? तो 2003 में हुई थी। छोटा डेट भी पूछता है, तो देखिएगा इसको इस प्रकार याद रखिएगा 1, 2, 3, ठीक है, यानी कि 1 फरवरी 2003, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1, 2, 3, यानी कि 1 फरवरी 2003, इस तरह से। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, तो 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित जो किया जाता है तो भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, भारत में नीली क्रांति से संबंधित है इनमें से कौन सा? नीली क्रांति में किसका उत्पादन होता है? तो 47 का देखिएगा सी हो जाएगा इसमें मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य यानी कि मछली का पालन होता है नीली क्रांति से, ठीक है। और हरित क्रांति, जैसे कि हरित क्रांति हो गया आपको दोस्तों खाद उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति मांस टमाटर का उत्पादन होता है, ये सभी याद रखेंगे आप लोग। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? मेक इन इंडिया का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? 48 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सितंबर 2014 से। कब? सितंबर 2014 से शुरू किया गया था, इसको प्रधानमंत्री ने शुरू किया था नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 49 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1986 में, ठीक है, 1986 में हुआ था। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय मार्ग स्थित है। पलावी राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है विश्व का एकमात्र, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों मणिपुर में, ठीक है। पलावी पार्क का मतलब हो गया वही तैरता हुआ पार्क जो मणिपुर में है, उसका नाम है किबुल लामजाओ। क्या नाम है इसका? किबुल लामजाओ पार्क, जो मणिपुर में पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और लोकटक झील भी आपको मणिपुर में ही है, लोकटक झील भी मणिपुर में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए फेमस है आपको? शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क एमपी का, मध्य प्रदेश का। 51 का डी हो जाएगा तेंदुआ और चीतल के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए ये फेमस है। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बी ऑप्शन हो जाएगा केप कोमोरिन, ठीक है। केप कोमोरिन जो है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है।
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 52 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, जो इसका आंसर दिया है वो केप कोमोरिन दिया है। ठीक है, केप कोमोरिन दिया है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है, जो कि आपको कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन हमारे हिसाब से देखिए, ध्यान दीजिएगा, इंदिरा पॉइंट होना चाहिए। ये इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि क्या राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को मैं छोड़ता हूँ। वैसे इंदिरा पॉइंट ही होना चाहिए, जो पिग्मेलियन पॉइंट के पहले नाम से जाना जाता था। ये मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा से इसकी जो दूरी पड़ती है 876 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। ठीक है, तो ये होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसका कमेंट करके आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से 53 नंबर के, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई? तो राइट आंसर 53 का ए हो जाएगा, वीपी सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1985-86 में के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह के द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? ध्यान देंगे, 54 का बी हो जाएगा, रामानुजाचार्य ने किया था इसकी स्थापना। अगला प्रश्न 55 नंबर देखिएगा, मिलान करने वाला यहाँ पर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है 55 को। तो देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा यह कहाँ पड़ता है? धौलावीरा आपको कच्छ जिला, गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है ये, तो ये आपको कच्छ जिला हो जाएगा। बनावली आपको हिसार हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और लोथल भी गुजरात में पड़ता है, लेकिन लोथल ये अहमदाबाद में, गुजरात का अहमदाबाद में हो जाएगा। ठीक है, ये कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये हनुमानगढ़ हो जाएगा आपको कालीबंगन, एग्जैक्ट जगह दिया है आपको कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका मिलान कीजिएगा, तो 55 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर 56 नंबर के, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था? कोरोमंडल तट पर अवस्थित था पूछ रहा है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अरिकमेडु। ठीक है, अरिकमेडु स्थित था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 57वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, विचार करते हैं हम लोग। ठीक है, लोधी वंश के शासक अफगानी थे। लोधी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित किया और लोधियों का जैनीपुर के साथ संघर्ष चलता रहा। लोधी शासकों ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ध्यान दीजिएगा, पहला वाला आपका सही है, लोधी वंश के शासक अफगानी थे, ये सही है आपको। लोधी वंश के शासकों ने सल्तनत को संगठित किया था, ये भी सही है। लोधियों का जौनपुर के साथ संघर्ष चलता रहा, ये भी सही है आपका। 1 2 3 तीनों सही है, चौथा वाला गलत है आपका। ठीक है, लोधी शासकों ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में नहीं लिया था। तो इस प्रकार आपको राइट आंसर 57 का ए हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? जो रामोशी विद्रोह जो हुआ था, मतलब कि सही रूप से पूछ रहा है कि कौन से क्षेत्र में आपको हुआ था, प्रभावित हुआ था इससे। 58 का देखिएगा डी हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट इससे प्रभावित हुआ था, रामोशी विद्रोह। ठीक है, 1877-78 ईस्वी में हुआ था ये, आपको इससे पश्चिमी घाट आपको प्रभावित हुआ था ये क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 59 नंबर के, नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा कौन सी साल में किया गया था? कौन से साल में नौजवान सभा की स्थापना किया गया था? तो ये 1926 ईस्वी में किया गया था। कब? 1926 ईस्वी में किया गया था नौजवान सभा की स्थापना। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर 60 नंबर यहाँ पर के, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किसी उद्देश्य से आया था, यानी कि कौन से उद्देश्य से आया था, उसका उद्देश्य क्या था? 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था उसका उद्देश्य क्या था? 60 का देखिएगा ए हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो साइमन कमीशन जो अधिनियम जो कि इसकी समीक्षा जो है कि 8 नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया था, और इसको ये आया था जाके 1928 में, फरवरी 1928 में आया था। आई थिंक 3 फरवरी 1928 को लगभग आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर हम लोग देखेंगे कि शेर शाह के द्वारा स्थापित साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कश्मीर। ठीक है, कश्मीर जो है कि आपको शेर शाह के द्वारा स्थापित साम्राज्य में शामिल नहीं था। बंगाल जीता था, बिहार भी था, आपको सिंध प्रदेश भी था। अगला प्रश्न कहता है कि किसने क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा में पटना में स्थापित किया था? अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था, क्रांतिकारी संगठन था ये। तो 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी?
63 का बी हो जाएगा 1889 ईस्वी में। कब? 1889 ईस्वी में किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की स्थापना 1889 में। अगला प्रश्न कहता है 64 नंबर यहाँ से कि सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग दीवाने कोही का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीवाने कोही एक विभाग था सल्तनत काल का, वो आपको ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दीवाने कोही MBT याद रखिएगा नाम, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये विभाग बनाया गया था। और 64 का देखिएगा सी हो जाएगा, ये आपको क्या था? ये दीवाने कोही कृषि विभाग था। क्या था? कि कृषि विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? किसने लगाया था? सी हो जाएगा औरंगजेब ने लगाया था। किसने? औरंगजेब ने लगाया था। 66 नंबर तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 29 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला पूछ रहा है कि अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ये करेंट अफेयर के सारे प्रश्न हैं यहाँ से। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रयानी बरनावी। इनका नाम क्या है? रयानी बरनावी। ये आपको पहली अरब महिला है जो कि अंतरिक्ष यात्री बनी है। अगला प्रश्न कहता है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? कौन से देश से है? तो ये आपको नरगिस मोहम्मदी जो हैं को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त किए हैं ये, तो ये आपको कौन से देश से हैं? ये आपको ईरान से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसके विजन को आकार करने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है? तो 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहकार से समृद्धि। अगला प्रश्न कहता है कि एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कौन है? तो 70 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा, प्राची यादव। कौन हो जाएंगी? प्राची यादव। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया था? तो अंतिम स्थान दिया गया था तो 71 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा बी हो जाएगा, उत्तर कोरिया को। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? ध्यान देंगे तो 72 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन में किया गया। कहाँ? ब्रिटेन में। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय। 74 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ से कि महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये फुटबॉल खेलते थे। ठीक है, तुलसीदास बलराम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। और अंतिम प्रश्न है इस सेट का दोस्तों कि पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान दीजिएगा, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आई होप कि ये आज का विषय अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो और एक नेक्स्ट सेट में मिलते हैं। जय हिंद।